दर्शकों, आजकल जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हम डिजिटल दुनिया में अपने आप को डिपेंड करते जा रहे हैं और जो क्रिमिनल्स हैं ना, इनके भी जो क्राइम करने के तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो होते हैं हमें किसी तरह के लोन स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं या फिर क्रिप्टो स्कैम में। तो आखिर ये लोन स्कैम और क्रिप्टो स्कैम ये सब होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की बात जो हम कर रहे हैं वो होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें आप डिटेल में समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और मज़े की बात ये है कि ये कोई करेंसी है ही नहीं। ये एक प्रकार की वर्चुअल एसेट मानी जाती है, आभासी चीज़ है। ये वास्तव में है नहीं, इसका कोई सिक्का या कोई नोट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा आभास बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इसकी भी बहुत वैल्यू है। और इसको किसने शुरू किया है, ये कौन चला रहा है, ये भी पता नहीं है। लेकिन चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग लगातार इसको खरीद रहे हैं, इसमें एप्रिसिएशन भी हुआ है, तो इसलिए इसको एक प्रकार से करेंसी मान लिया गया है। और कोई भी वो चीज़ जिससे लोग अपनी चीज़ें खरीद सकें, बेच सकें, आदान प्रदान कर सकें, उसे करेंसी कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित रूप से किसी भी सरकार द्वारा नहीं चलाई गई है, ना इसका किसी सरकार का कोई नियंत्रण है। और सर, जैसे कि आपने बताया कि सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण भी नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं, हमारे देश में इससे जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये करेंसी नहीं है जी। तो इसलिए हमारे देश में करेंसी चला सिर्फ आरबीआई सकता है जी। तो इसलिए इससे जुड़ा हुआ कोई सीधा साधा कानून नहीं है। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले इस पर नियंत्रण का या इस पर थोड़ा सा देखभाल का प्रयास किया है। उन्होंने इस पर एक प्रकार का टैक्सेशन लगाया है और जो भी लोग इसकी खरीद फरोख्त में जुड़ना चाहते हैं उनसे ये कहा है कि वो अपने पास उनके सारे इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड रखें, केवाईसी करें। अदरवाइज ये किसी भी प्रकार से रेगुलेटेड नहीं है सेबी या आरबीआई के द्वारा। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं चलने वाली चीजें हैं। स्वयं चलने वाली मतलब जी। यानी कोई स्कैम हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें अगर किसी को नुकसान हो जाता है या किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है या उसका इन्वेस्टमेंट की उसको वापसी नहीं मिलती है, तो ऐसी कोई सरकारी एजेंसी नहीं है जो मदद कर सके और उस इन्वेस्टर तक पहुंच सके जिसने आपको धोखा दिया है। क्योंकि अगेन ये एक प्रकार की आभासी करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रही है। अच्छा एडवोकेट अनुज, हर एक कंट्री का जो है अपना एक मानक रुपया होता है। जैसे कि हमारे भारत का रुपया हो गया, अमेरिका का डॉलर हो गया या ब्रिटेन का पाउंड हो गया। तो ये जब सब कुछ है तो फिर आखिर हम क्रिप्टो के पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए, जब से ये शुरू हुई है तब से इसकी वैल्यू बढ़ती चली गई है और शायद यही एक कारण है कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। इसकी शुरुआत तो कुछ इस प्रकार से हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आदान प्रदान है वस्तुओं का, उसका जो एक्सचेंज है, विनिमय है, उसको सुगम किया जाएगा, ऐसा बताया गया। और उसके बाद इसकी कीमत अचानक बढ़ने लगी और लोग इसके पीछे भागने लगे। ऐसा कई बार होता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम हमने पहले भी देखी हैं जो लॉन्च हुई हैं और जिसके पीछे इन्वेस्टर्स ने बहुत अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी लगाया और लोगों के सपने होते हैं, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई व्यापार शुरू करना चाहता है, वगैरह वगैरह, कोई कहीं घूमने जाना चाहता है और कुछ लोगों को उसमें फ़ायदा शुरू में होता है तो इन्वेस्टर्स उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी स्कीम्स जिनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये किसी एसेट से बैक्ड नहीं है, यानी इसके पीछे कोई ठोस चीज नहीं है। और जिस चीज के पीछे कुछ ठोस नहीं है तो कभी अगर नुकसान की स्थिति आती है तो उस एसेट को बेच के इसके बारे में पैसा दिया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर हम हाल में देखें, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस विश्व में जो है बस्ट हो गए, यानी कि जब उनका पैसा घटना शुरू हुआ, लॉस हुआ, तो पता चला कि उसके पीछे कोई एसेट ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और जो निवेशक थे, इन्वेस्टर्स थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये बहुत हाई रिस्क। सर, वैसे तो आपने हमें बता ही दिया कि इसके आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। तो अब तो समझ आया ना, इजी मनी जैसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा है, सुना भी है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके आप मुनाफा कमाने का प्रयास कर रहे हैं
तो कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो कम से कम रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और पूरी तरह से निवेशकों को केवाईसी करने के बाद ही अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर ऐसे कंपनीज के साथ आप निवेश करना चाहते हैं या करते हैं तो कम से कम उन कंपनीज का तो कुछ अता पता है कि आप पुलिस में जाके शिकायत कर सकते हैं कि भाई XYZ कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और मैंने उनके माध्यम से इन्वेस्ट किया और अब वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं या नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई आप ऐप बेस्ड जाते हैं जहां कुछ भी पता नहीं है, पता चला वो कंपनी कहीं सेशल्स में या कहीं ऐसी टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड है जहां हमारी पुलिस एजेंसीज भी पहुंच नहीं सकती और पहुंचती भी हैं तो वहां मिलता ही कोई नहीं है, बोले जी ये ऑफिस में कोई रहता नहीं है। तो ऐसी कंपनियों के माध्यम से अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तब फिर आपका रिस्क, जिसको मैं 100% कह सकता हूँ, वो होता है। लेकिन जो भारत में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, अगर उनके माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम कंपनी तो मिलेगी। नफ़ा नुकसान अगर उसमें कुछ होता है वो तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। ये तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने से पहले समझना होगा कि जो भी इस प्रकार की एसेट्स होती हैं जिसमें ये रिस्क होता है प्राइस के ऊपर नीचे होने का, तो वो रिस्क तो वो लेकर ही चलेंगे, लेकिन कम से कम कंपनी तो नहीं भागेगी। तो रजिस्टर्ड कंपनीज है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि आजकल जो क्राइम करने के तरीके वो बदल रहे हैं, बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। तो हम ये कैसे जाने कि जो पर्टिकुलर कंपनी की हम देख रहे हैं ये रजिस्टर्ड है भी कि नहीं? देखिए, एक तो हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए भारत सरकार की सुविधा है। mca.gov.in एक वेबसाइट है जिस पर कोई भी कंपनी अगर भारत में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तो उस पर जाके आसानी से मुफ्त में चेक किया जा सकता है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसकी कैपिटल कितनी है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह कहाँ पर है। एक तरीका ये है। दूसरा, ये जो ऐप बेस्ड और टेलीग्राम और दूसरे चैनल्स के माध्यम से जहाँ पर दुगना तिगना, जैसा आपने भी कहा, एकदम से 6 महीने में या 2 महीने में कर देंगे, ऐसे जहाँ भी ऑफर आते हैं वहाँ मुझे लगता है कि तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ 2 महीने में 1 महीने में दुगनी नहीं होती। समझे? तो सर, यहाँ पर हम ना क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे थे। अब लोग निवेश करने के लिए लोन भी लेते हैं, लेकिन अब जब हम लोन्स की बात करते हैं तो इतने सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी लोग एप्लीकेशन से, अलग अलग तरह के जो ऐप्स होते हैं वो डाउनलोड करके उनसे लोन लेने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कुछ मिनिमम केवाईसी और दूसरी जानकारी आपसे पूछता है। उसका कारण भी ठीक है, क्योंकि बैंक ने भी तो किसी से लोन लिया हुआ है और ये एक साइकिल है, उन्हें भी दूसरों को वापस करना है। तो इसलिए वो पूरी जांच पड़ताल कर कर ही लोन देते हैं। लेकिन आज के यूथ को आपको पता है हर चीज़ में जल्दी है, उनके सपने बहुत बड़े हैं, विचार कम करते हैं। तो ये जो ऐप कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं, ये कहते हैं कि बस आप सोचिए और आपको लोन मिल जाएगा जी। और इस चक्कर में लोग ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं, क्योंकि वो मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है। कई बार तो शायद कुछ भी नहीं पूछते हैं, खाली फ़ोन नंबर ही पूछते हैं और 10-20-25 हज़ार का 50 हज़ार का लोन यूं ही दे देते हैं। और यूथ जो कि जल्दी में है या किसी को कोई बहुत आवश्यकता है तो वो ले लेता है बिना ये देखे हुए कि उनके टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कैम लोन ऐप चल रहे हैं जो एक्चुअल में सिर्फ लोन नहीं देते हैं, वो लोगों को क्राइम की तरफ ले जाते हैं। उनके फ़ोन का सारा डेटा चोरी कर लेते हैं, निजी जानकारी, फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह सब, और लोन लेने के 10-15 दिन 1 महीने के अंदर ही उनसे दुगना तिगना वापस करने के लिए दबाव डालते हैं। और ऐसा ना करने पर उनकी जो निजी फ़ोटोज़ हैं या जो उनके दोस्त और रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोटो को मॉर्फ करके यानी चेंज करके उनको अश्लील बना के उनको शेयर करने की धमकी देते हैं। कई बार ऐसा कर भी देते हैं। जी। अनुज सर, अब जैसे किसी भी बैंक से हम लोन लेते हैं, कोई भी वित्तीय संस्था से हम लोन लेते हैं, तो लोन लेने की जो एक प्रोसेस होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, वो हम कैसे समझें कि हम वो सही प्रक्रिया पे चल रहे हैं, हम सेफ हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो जो वित्तीय संस्था है, बैंक है या NBFC जिसे हम इंडिया में कहते हैं, जो कंपनीज RBI द्वारा प्राधिकृत हैं लोन वगैरह देने के लिए, क्या वो रजिस्टर्ड हैं? उसके लिए हम mca.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।
अगर वो वित्तीय संस्था है तो हम आरबीआई की वेबसाइट पर भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या वो रजिस्टर्ड है। ये 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही हमें लोन लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो संस्था रजिस्टर्ड, हमारी जो सरकार की संस्थाएं हैं आरबीआई और एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें उनसे पीछे हट जाना चाहिए। जो चाइनीज़ ऐप या लोन ऐप चल रहे हैं, जो इंस्टेंट लोन, तुरंत लोन देने की बात करते हैं, उनसे हमें बचना है। क्योंकि वो ना सिर्फ लोन को डबल ट्रिपल वापस मांगते हैं, लोगों को साइबर क्राइम में भी धकेल देते हैं। और सर, किसी के साथ अगर इस तरह का कोई स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से मदद की गुहार लगा सकते हैं? देखिए, उसके लिए तुरंत पुलिस में सूचना देनी है, और पुलिस में सूचना देने के लिए cybercrime.gov.in एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो वहाँ पर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय थाने में भी जाकर लिखित में सूचना दी जा सकती है, और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होगी। तो जब भी हम लोन के लिए आवेदन करते हैं या फिर क्रिप्टो में निवेश करते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी चेकलिस्ट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि क्या हमें वो कोई विशेष ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो कि अनबिलीवेबल है, दुगना तिगना जहाँ भी है। इसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। उनके हमें रिव्यूज़ भी चेक करने चाहिए कि किस प्रकार के अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जहाँ भी डाउट हो, सरकार की संस्थाओं द्वारा जो वेबसाइट चलाई गई हैं, जहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क यानी मुफ्त सुविधा दी जा रही है, वहाँ पर जाके हमें चेक कर लेना चाहिए कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या इनका रजिस्ट्रेशन वैध है। और उसके बाद बड़े आराम से निवेश भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, और लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो यू मीन कि ये जितने भी अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं, ये सब जो है हमें शुरू में तो कोई ना कोई, जैसे आपने पहले कहा कि प्रॉफिट देते हैं, लेकिन उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं होता कि क्या होगा। इस समय ये बहुत बड़ा एक स्कैम का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन दिखाते हैं कि आपका क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और इस प्रकार से लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख तक इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसमें दिख रहा है कि आपका 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फायदा हो गया। लेकिन जब विड्रॉल करने की वो कोशिश करते हैं, तब उनको बताया जाता है कि आपका तो ईडी में चला गया, आपका तो इस प्रकार से चला गया, लेकिन वो वापस नहीं करते। तो ऐसे स्कैम वाले जो ऐप हैं, जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं, और उन ग्रुप्स में उन्हीं स्कैमर्स के ही लोग होते हैं जो बार बार लोगों को ये बताते रहते हैं कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो जहाँ भी आपको दुगना तिगना और ऑनलाइन पूरी तरह से वर्चुअल है, कोई लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं है, लोकल कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ आपको बचना चाहिए। ओके, बिल्कुल। और कई बार ये जो स्टैट्स की आपने बात की ना, ये इतने ज़्यादा बिलीवेबल लगते हैं। जैसे रतिका, मैं भी तुमसे कह रही थी कि अगर 100 रुपए हैं तो उसके 1000 बनेंगे, 1000 के लाखों, लाखों के करोड़। लेकिन तुम सही थी। मुझे लगता है अब अनुसर ने जिस तरह से समझाया, अब तुम्हें समझ आ गया है कि बिल्कुल इजी मनी कुछ नहीं होता, जल्दी से डबल कुछ नहीं होता, जो सब होता है वो हमारी मेहनत से ही होता है। जी हाँ दर्शकों, और आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, इसलिए आप ज़रा सी जो लापरवाही है वो मत कीजिए, और इन पैसों को आप इस तरह से मत गवाइए। बिल्कुल। लोन और क्रिप्टो स्कैम पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए।